अगर आपको ऐसा इंसान मिलता है जिसके हाथ कपकपा रहे हैं, जो प्रॉपरली चल नहीं पा रहा, जिसमें फ्रीक्वेंट फॉल्स हैं, बार बार गिर जाते हैं, इसमें जो पेशेंट होते हैं उनका स्टूप्ड पोस्चर हो जाता है, वो आगे झुक के बैठते हैं, चलते भी हैं तो आगे झुक के चलते हैं। अगर उनको इस कुर्सी से उठ के चलना शुरू करना है तो इट विल टेक लॉन्ग। क्या क्या वो वार्निंग साइंस है जिससे पहचाना जा सकता है कि पेशेंट में पार्किंसंस की शुरुआत हो रही है? आपको मन का पढ़ते हैं लोग, वैसा जो मूवमेंट होता है, या कोई पैसे काउंट कर रहा है वैसा जो मूवमेंट होता है, सो दैट काइंड ऑफ अ ट्रेमर इज पार्किंसंस ट्रेमर एंड इट इज अ रेस्टिंग ट्रेमर। ये रेस्ट पे जब हाथ होता है, जब ऐसे बैठा है आदमी करता रहेगा, यूं रखा हुआ है हाथ करता रहेगा, बट व्हेन ही डज सम मोशन इट डिसअपीयर्स। इट्स अ रेस्टिंग ट्रेमर एंड इट डिसअपीयर्स ड्यूरिंग स्लीप। पार्किंसोनिज्म जो है वो 60 साल से ज़्यादा आयु के लोगों में दिखाई देता है, बट ऐसा नहीं है कि 60 साल से कम आयु के जो लोग हैं उनमें पार्किंसोनिज्म या पार्किंसंस डिजीज ये नहीं होता है, उनको भी ये हो सकता है। वर्ल्ड ओवर जो है लगभग 7.4 मिलियन पेशेंट्स जो हैं वो इस चीज़ से सफर कर रहे हैं। तो पार्किंसंस के पेशेंट होते हैं उनमें गट इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। सो ऐसा क्यों होता है? पार्किंसोनिज्म के शुरुआत से पहले एक दो चीजें हैं जो कि आपको डायरेक्ट कर सकती हैं, बता सकती हैं, दर्शा सकती हैं कि इनको पार्किंसोनिज्म होने वाला है। वन इज प्रोट्रैक्टेड लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन, बहुत लंबा समय का और काफी ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होना, और कि जो फार्मर्स हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनमें पार्किंसंस के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर उनका एक्सपोजर ज़्यादा है तो उनको ज़रूर चांसेस, उनमें इसकी संभावना बिल्कुल बढ़ी है। आने में भी ऐसी कोई चीज़ें हैं जो पार्किंसंस के पेशेंट्स को अवॉइड करनी होती हैं? कैफीन और कॉफी इंटेक हैज बीन लिंक्ड विद प्रिवेंशन इन पार्किंसन, लाइक दोज हु कंज्यूम कॉफी दे हैव लेसर इंसिडेंस ऑफ पार्किंसन। जैसे बनाना हो गया, मटर हो गया, ऑरेंजेस हो गए, तो ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं हेल्पफुल हैं पार्किंसंस के पेशेंट्स के लिए। एक संतुलित आहार अगर कोई इंसान लेता है तो वो सबके लिए बेनिफिशियल है, पर जैसे मैंने आपको बताया, हाँ कोई स्पेशल फ्रूट या कोई सब्जी इसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या पार्किंसंस को पूरी तरह से ट्रीट किया जा सकता है? इसको हम जड़ से नहीं उखाड़ सकते। क्या क्या एक्चुअल में ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? पहला ऑप्शन मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, उनमें हम उनको दवाइयाँ देते हैं जिससे कि उनके हाथ का कांपना, ब्रैडिकाइनेसिया या स्लो चलना, धीरे चलना, रिजिडिटी या स्टिफनेस, ये कंट्रोल होती है। उस समय तक दिन के जैसे 2-4 घंटे ठीक रहेगा, उसके बाद 4-5 घंटे डाउन रहेगा। आपको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ती है, अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। हाय एवरीबॉडी, आई एम वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। तो आज एनबीटी लाइव के इस हेल्थ पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो समय के साथ बढ़ती है, और मोस्टली अगर आप देखेंगे तो जो एजेड लोग हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। मैं बात कर रही हूँ पार्किंसंस सिंड्रोम की। तो एक्चुअल में पार्किंसंस सिंड्रोम होता क्या है, इसके क्या क्या मेजर कॉजेज होते हैं, सिम्टम्स क्या हैं जिससे आप पहचान सकें कि किसी व्यक्ति में पार्किंसंस की शुरुआत हो भी रही है या नहीं। देखिए, पहले हमने एक और सेशन किया था पार्किंसंस पे, जिसमें हमने आपको बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि एक्चुअल में क्या होता है, सिम्टम्स क्या है, कॉजेस क्या हैं। लेकिन आज का जो हमारा एपिसोड होने वाला है, इसमें हम बात करेंगे ट्रीटमेंट पार्ट पर और डाइट पर हम डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में जो पार्किंसंस के पेशेंट्स होते हैं उनको किस तरह का खाना हेल्पफुल होगा उनके लिए, और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सर्जरी का क्या रोल होता है, मेडिकेशंस क्या लाइफ लॉन्ग चलती हैं। ये सारी चीज़ें आज के हमारे सेशन में हम कवर करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक न्यूरोसर्जन डॉक्टर ध्रुव चतुर्वेदी। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू एनबीटी लाइव। हेलो वर्षा, थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटी लाइव में। और जैसे कि मैंने बताया कि आज के हमारे सेशन में हम पार्किंसंस के थोड़ा ट्रीटमेंट पार्ट पर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। तो डॉक्टर, हम ट्रीटमेंट पे एक्चुअली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा आपसे समझ लेते हैं कि एक्चुअल में पार्किंसंस क्यों होता है, मेजर कॉजेस क्या होते हैं पार्किंसंस के। सो पार्किंसंस एक ऐसी डिजीज है जो कि हमको आजकल ज्यादा दिखाई दे रही है। जैसे हमारा लाइफ स्पान, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, हमको ज्यादा पेशेंट्स दिखाई दे रहे हैं पार्किंसोनिज्म के।
जनरली पार्किंसोनिज्म जो है वो 60 साल से ज्यादा आयु के लोगों में दिखाई देता है। बट ऐसा नहीं है कि 60 साल से कम आयु के जो लोग हैं उनमें पार्किंसोनिज्म या पार्किंसंस डिजीज ये नहीं होता है। उनको भी ये हो सकता है। उनमें इसको यंग ऑनसेट डिजीज कहा जाता है। ये किस एज में होता है यंग ऑनसेट? सो जनरली अगर 40 से नीचे के होते हैं तो उनको यंग ऑनसेट कहा जाता है। आमतौर पे ये 60 के बाद दिखाई देता है हमको। एंड आजकल वर्ल्ड ओवर जो है लगभग 7.4 मिलियन पेशेंट्स जो हैं वो इस चीज से सफर कर रहे हैं। सो इसका इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस इज नॉट सो अनकॉमन। बाकी आपने पूछा जैसे ये क्यों होता है जी। तो हमारा ब्रेन जो है इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। ऐसा नहीं है कि ब्रेन में सारे फंक्शंस एक साथ सबसर्व होते हैं, एक साथ उसको मॉनिटर करते हैं। इसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामीन, जो कि हमारे मोटर एक्टिविटी या चलाने मसल एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है विद इन द ब्रेन। किसी इंसान में क्या होता है, जो न्यूरॉन्स या जो आम भाषा में अगर कहें जो सेल इस डोपामीन को बनाते हैं उनका डीजेनरेशन हो जाता है या वो खत्म हो जाते हैं। वो खत्म हो जाते हैं तो आपको डोपामीन नहीं मिल रहा है। तो वो जो एक पाथवे है जिससे हमारा मूवमेंट इनिशिएट होता है और फिर एक्ट होता है, जिससे हम शुरू करते हैं, सोचते हैं मूवमेंट के बारे में और जो उसको एक्शन में लाता है, वो पाथवे डिसरप्ट हो जाता है, वो पाथवे खराब हो जाता है। इसकी वजह से इंसान काफी चीजें जो है वो कर नहीं पाता है, जैसे डे टू डे लाइफ की जो नॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। हाँ, सो डे टू डे लाइफ की काफी नॉर्मल एक्टिविटीज करने में धीरे ये नहीं कर पाते हैं। एंड एज यू नो इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज। ये प्रोग्रेस करता है क्योंकि वो न्यूरॉन्स वो फिर से नहीं बन सकते। अच्छा। हाँ, सो विद द एज दिस प्रोग्रेसेस। सो बेसिकली इन अ नटशेल दिस इज व्हाट इज पार्किंसोनिज्म और पार्किंसंस डिजीज बेसिकली। अगर हम संक्षेप में इसको कहना चाहें तो डोपामीन की कमी के कारण हमारे को ये देखने को मिलता है। ओके डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से आई थिंक एक्सप्लेन किया है कि पार्किंसंस क्यों होता है और किस एज ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलता है। हमने यंग ऑनसेट पार्किंसंस की भी बात की, तो अब हम थोड़ा ना इसके वार्निंग और जो अलार्मिंग साइंस है ना उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे आपने बोला कि डे टू डे लाइफ की बहुत सी एक्टिविटीज हैं जो करने में मुश्किल आती है पेशेंट को, तो क्या क्या वो वार्निंग साइंस है जिससे पहचाना जा सकता है कि पेशेंट में पार्किंसंस की शुरुआत हो रही है? देखिए, जनरली इसका एक ट्रायड होता है जिसमें से अगर आपको 2 सिम्टम्स हैं तो यू कैन लेबल इट एज पार्किंसंस डिजीज। ट्रेमर्स, जिसमें कि हाथ कपकपाते हैं, रिजिडिटी, जिसमें कि इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट या स्टिफनेस सी लगती है शरीर में, एंड ब्रैडिकाइनेसिया। ये 3 है। इनमें से अगर आपको 2 मिलते हैं तो यू कैन क्लासिफाई इट एज पार्किंसोनिज्म। इसके साथ साथ बहुत और भी सिम्टम्स हैं जो कि आपको आमतौर पे पार्किंसंस के पेशेंट्स में दिखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ऐसा इंसान मिलता है जिसके हाथ कपकपा रहे हैं, ठीक है, जो प्रॉपरली चल नहीं पा रहा, जिसमें फ्रीक्वेंट फॉल्स हैं, बार बार गिर जाते हैं। अब इसके और भी सिम्टम्स में हैं, जैसे इसमें जो पेशेंट होते हैं उनका स्टूप्ड पोस्चर हो जाता है, वो आगे झुक के बैठते हैं, चलते भी हैं तो आगे झुक के चलते हैं। अच्छा। अगर उनको इस कुर्सी से उठ के चलना शुरू करना है तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम। दे कैन नॉट डू इट स्पॉन्टेनियसली। इनको मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए, कोई भी मोशन को स्टार्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। इनके स्टेप्स छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, विच इज नोन एज द फेस्टिनेंट गेट। छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स लेके चलते हैं। फिर अगर इनको रुकना भी है तो इनको रुकने में भी टाइम लगता है। मैं और आप मान लीजिए आगे कोई बाधा आई है तो इमीडिएटली हम रुक सकते हैं, एकदम से हम अपने स्टेप्स कंट्रोल कर लेंगे। दे कांट, ये नहीं कर सकते। अच्छा। इनको उसको रुकने में भी टाइम लगता है। सो ट्रेमर, ब्रैडिकाइनेसिया एंड रिजिडिटी, इनके हाथ पांव में स्टिफनेस हो जाती है। सो ऑब्वियसली दे कांट मूव प्रॉपर्ली, ओके, यू नो।
सो लाइक यू सेड कि वो चल भी नहीं पाते और कभी कभार ऐसा होता है वो गिर भी जाते हैं चलते चलते, बिल्कुल, तो उनको ब्रेन इंजरीज भी हो सकती है उसकी वजह से। बिल्कुल। एंड ब्रेन इंजरीज एक कारण भी है जिसमें पार्किंसोनिज्म देखा जाता है। लाइक यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट फेमस रेसलर मोहम्मद अली जी। सो ही वाज अ बॉक्सर। ओके। सो रिपीटेड ट्रॉमा टू द ब्रेन, बार बार जब आपको ब्रेन में ट्रॉमा हुआ बॉक्सिंग के दौरान, दैट लेड टू पार्किंसोनिज्म in this world class player. And towards the end of his life he was practically bed bound. ना वो चल सकते थे, कोई इमोशंस नहीं थे, मास्क लाइक फेसेस, बिल्कुल मास्क लाइक फेस हो गया था, ना चल सकते थे, हाथ कपकपाते थे, यू नो। सो दिस ये बहुत फ्रीक्वेंट, बहुत आमतौर पे देखने वाला कारण नहीं है, बट रिपीटेटिव brain injuries can also lead to Parkinsonism type of features. So like you are saying कि जो wrestlers हैं, boxers हैं, उनमें कहीं ना कहीं Parkinson's के ज्यादा chances होते हैं होने के? बिल्कुल। देखिए most of the Parkinsonism जो हम आज देखते हैं वो idiopathic है। Idiopathic मतलब? Idiopathic मतलब जिसका हमको कारण पता नहीं है। So ऐसी ये बीमारी है जिसका हमको कारण अभी तक पता नहीं है, बट 10 से 15% पेशेंट्स जो पार्किंसोनिज्म के होते हैं उनमें जेनेटिक या फेमिलियल फैक्टर्स देखे जाते हैं, जिसके रिलेटिव को, जिसके माताजी पिताजी या उनको पार्किंसोनिज्म रहा है, उनमें इसके होने की संभावना अधिक होती है। मतलब जेनेटिकली भी स्प्रेड होता है? यस, ऑलमोस्ट 10% कैन बी जेनेटिकली ट्रांसफर्ड। तो जिनको डिमेंशिया होता है, मतलब भूलने की बीमारी होती है, उनमें भी पार्किंसंस के ज्यादा केसेस देखे जाते हैं? उनमें पार्किंसंस के ज्यादा केसेस नहीं देखे जाते हैं, बट दिस कैन बी एट टाइम्स पार्किंसोनिज्म जो है ये कंफ्यूज करा जा सकता है। एंड देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज एटिपिकल पार्किंसोनिज्म आल्सो। सो वो तो डिटेल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम के लिए, सो आई थिंक वी विल स्टिक टू बेसिक्स। बट जैसे आपका ये देखिए 90% से ज्यादा पार्किंसोनिज्म जो है, पार्किंसंस डिजीज जो है, वो उसका कारण नहीं पता है हमें। अच्छा। बट जैसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इम्प्लीकेट करे गए हैं, जिसको हमको लगता है कि हाँ, अगर किसी इंसान को इस चीज से एक्सपोजर है तो उसको पार्किंसन होने के चांसेस ज्यादा हैं। एक तो खैर जेनेटिक हो गया आपका फैक्टर, एक पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये एक चीज है जो कि पीपल हुआ, जो लोगों को इनसे एक्सपोजर हुआ है उनमें ये इस बीमारी को ज्यादा देखा गया है, तो दैट इज ऑल्सो इम्प्लीकेटेड एज वन। देन आई टोल्ड यू अबाउट दैट पंच ड्रंक, यू नो, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच कैन प्रीडिस्पोज टू पार्किंसोनिज्म। ओके, सो आपने जैसे डॉक्टर भी बोला कि जो लोग पेस्टिसाइड्स या केमिकल से ज्यादा एक्सपोज होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं पार्किंसंस के चांसेस ज्यादा होते हैं होने के। इट्स अ नोन फैक्टर। ओके, सो वी कैन से कि जो फार्मर्स हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनमें पार्किंसंस के ज्यादा चांसेस हैं? अगर उनका एक्सपोजर ज्यादा है तो उनको जरूर चांसेस, उनमें इसकी संभावना बिल्कुल बढ़ी है। ओके, सो लाइक यू सेड कि जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जिनको केमिकल्स, पेस्टिसाइड से ज्यादा एक्सपोजर है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा रिस्क पर हैं पार्किंसंस के। बिल्कुल। सो इफ वी टॉक अबाउट रूरल एरियाज, सो एक स्टडी ये भी आई थी कि जो लोग कुएं का पानी ज्यादा पीते हैं उनमें पार्किंसंस के केसेस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, मतलब वो लोग हाई रिस्क होते हैं। तो एक्चुअल में इसका भी कोई कनेक्शन है पार्किंसंस से? इसका कनेक्शन के बारे में मैं कह नहीं सकता हूं, बट हाँ, जैसे मैंगनीज का एक्सपोजर से पार्किंसोनिज्म रिलेट किया गया है। तो प्लस पानी में भी काफी ऐसे पदार्थ हो सकते हैं, जगह जगह का पानी अलग होता है जी, उसमें किस मिनरल, किस एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इट कैन प्रीडिस्पोज, यू नो, वो एक संभावना जगा सकता है कि हाँ, इसमें पार्किंसोनिज्म, ऐसे जो ये कंज्यूम करते हैं उनमें पार्किंसोनिज्म हो सकता है। बट जनरली जो है, जैसे मैंगनीज हो गया या पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, इनके एक्सपोजर से तो एक प्रूवन चीज है कि हाँ, वी कैन गेट दिस प्रॉब्लम। ओके डॉक्टर, खाने में भी ऐसी कोई चीजें हैं जो पार्किंसंस के पेशेंट्स को अवॉइड करनी होती हैं? अवॉइडेंस कुछ नहीं है। पार्किंसोनिज्म का पेशेंट्स को बेसिकली दे कैन हैव एवरीथिंग, बट क्योंकि जनरली इनमें कोमॉर्बिडिटीज भी होती हैं, ये ओल्ड एज में होता है, तो ओल्ड एज के पेशेंट्स को उनमें ज्यादा कार्डियक प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स ये ज्यादा देखी जाती हैं। तो एक हेल्दी डाइट इज गुड, ठीक है। लिपिड जिसमें बोला जाता है फैटी फूड्स,
they should be avoided. You know, so that is something which one must take care of. अगर आपको डायबिटीज है या आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो आप चीनी और नमक ये सब कम लेंगे, बाकी सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग है. हाँ, 2-3 चीजों को इसमें बेनिफिशियल माना गया है. वन सरप्राइजिंगली इज स्मोकिंग, विच आई एम नॉट एडवोकेटिंग. मैं ये नहीं बोल रहा कि आप स्मोक करिए, बट स्मोकर्स में पार्किंसोनिज्म कम देखा गया है. कैफीन और कॉफी इनटेक हैज बीन लिंक्ड विद प्रिवेंशन in Parkinson's. Like those who consume coffee, they have lesser incidence of Parkinsonism. But we all know that coffee is also a stimulant. People have had, लोगों को palpitations हो जाती हैं, दिल की धड़कन सुनाई देने जाती है. But एक चीज जो कि definitely इसमें help करती है, अगर कोई Parkinsonism से ग्रसित है, तो उसमें help करती है is a regular good physical exercise. अच्छा. Yeah, they get benefited by a regular good physical exercise. Okay. So डॉक्टर, अभी जैसे आपने बताया कि कॉफी बेनिफिशियल होती है पार्किंसंस के पेशेंट्स के लिए, उसमें कहीं ना कहीं वो वर्कआउट करती है अच्छे से. सो कैन वी से कि ग्रीन टी का भी कहीं ना कोई एक इम्पॉर्टेंट रोल है? ग्रीन टी ले सकते हैं पार्किंसंस के पेशेंट? पार्किंसंस के पेशेंट ग्रीन टी ले सकते हैं, बट ये उनमें कितनी बेनिफिशियल है, दिस आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन. ओके. सो लाइक हमने पहले बात की कि पार्किंसंस ना न्यूरो डिजीज है, मतलब हमारे ब्रेन से कहीं ना कहीं स्टिमुलेट होती है. जी. तो हमेशा हमें बोला जाता है कि आप बादाम खाओ, आपकी याददाश्त तेज होगी. तो जो पार्किंसंस के पेशेंट है उनके लिए कोई ऐसे सुपर फूड्स हैं, लाइक ऐसे कोई ड्राई फ्रूट्स हो गए, बादाम हो गया या किशमिश हो गई या काजू हो गए, ये कुछ हेल्पफुल होते हैं उनके लिए? मेरे को ये तो नहीं पता कि बादाम खाने से कितनी याददाश्त बढ़ती है या दिमाग कितना तेज होता है. तो फिर सारी माइयां अपने बच्चों को जो है बादाम से ही खिलाती हैं. Exactly. You know, और एवरीबडी वुड हैव बीन एन आइंस्टाइन, क्योंकि सब बहुत इंटेलिजेंट हो जाते. बट ऐसा मेरे को नहीं लगता है, और ऐसा कोई सब्सटैंशिएटेड स्टडी भी नहीं है जिसमें ये कहा जाता है कि इससे आपको फायदा मिलेगा. सो बट हाँ, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, ट्रीटमेंट्स हैं इनके, क्योर नहीं है पार्किंसोनिज्म का, पार्किंसंस डिजीज का, बट देयर आर वेरियस ट्रीटमेंट्स जिनके सहारे से हम एक पेशेंट की, जो भी इंसान पार्किंसंस डिजीज या पार्किंसन जिसको है, उसको हम हेल्प कर सकते हैं एक नियर नॉर्मल लाइफ जीने में. सो दिस इज समथिंग विच वी कैन डू. बट ऐसा कोई खाद्य पदार्थ जिससे हम पार्किंसोनिज्म को अवॉइड कर लें, या जिससे हम पार्किंसोनिज्म को पेशेंट को दें तो वो अच्छा हो जाए, ऐसा कोई चीज नहीं है. ओके. सो कई बार ये भी बोला जाता है कि जो पार्किंसंस के पेशेंट्स हैं उनके लिए विटामिन डी और ओमेगा 3 काफी हेल्पफुल होता है. एक्चुअल में हेल्पफुल होता है उनके लिए? वेल, दीज आर हेल्पफुल फॉर एवरीवन. ये सबके लिए हेल्पफुल है, बट ऑब्वियसली वी शुड नॉट टेक टू मच. ज्यादा नहीं, द रेगुलर थिंग. विटामिन डी आजकल सब में इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि कोई बाहर बैठता ही नहीं. एग्जैक्टली. तो विटामिन डी बनता ही नहीं है. सो ऑब्वियसली आप दिल्ली में देख लीजिए, मेरे पास पेशेंट आते हैं उनमें 99% पेशेंट्स का विटामिन डी कम होता है. अच्छा. हाँ, तो yes, they are helpful, but as helpful as in normal population. ओके. डॉक्टर, कुछ ऐसे सर्टेन फ्रूट्स हैं जो कहीं ना कहीं जो पार्किंसंस के पेशेंट्स उनको बिल्कुल नहीं खाने, अवॉइड करने, ट्रिगर हो सकता है और पार्किंसंस उनसे? नहीं, अगर आप कोई भी फल या सब्जी धो के अच्छी तरीके से खा रहे हैं, एंड इफ इट इज ऑर्गेनिक एंड उसमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स नहीं यूज करे गए हैं, सो दे कैन हैव ऑल. वो सारी चीजें खा सकते हैं. बट कोई ऐसा स्पेशल जिससे कोई साइंटिफिकली प्रूवन ऐसा फ्रूट, वेजिटेबल या कोई खाद्य पदार्थ नहीं है, एक्सेप्ट फॉर एज आई मेंशन्ड कॉफी, कि साइंटिफिकली प्रूवन ऐसा कोई नहीं है जो कि आपको पार्किंसंस का अगर कोई पेशेंट है तो उसमें आपको कोई बेनिफिट दे. ओके. ऑल्सो डॉक्टर, ये भी बहुत बोला जाता है कि जो पार्किंसंस के पेशेंट्स हैं उनको विटामिन वी, जो B1 होता है, वो रिच फ्रूट्स लेने चाहिए, जो खाने हैं वो लेने चाहिए, जैसे बनाना हो गया, मटर हो गया, ऑरेंजेस हो गए. तो ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं हेल्पफुल हैं पार्किंसंस के पेशेंट्स के लिए? वेल, टू समराइज इट इन अ नटशेल, आई वुड लाइक टू से अ बैलेंस्ड डाइट. ओके. एक संतुलित आहार अगर कोई इंसान लेता है तो वो सबके लिए बेनिफिशियल है. okay. बट जैसे मैंने आपको बताया, हाँ, कोई स्पेशल फ्रूट या कोई सब्जी इसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ऐसा कुछ नहीं है. ओके. ऑल्सो डॉक्टर, ये एक बहुत आई थिंक प्रोमिनेंट एक कनेक्शन बताया जाता है कि जो पार्किंसंस के पेशेंट होते हैं उनमें गट इश्यूज बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें देखने को मिलती हैं. सो ऐसा क्यों होता है, थोड़ा उस पर हम बात करते हैं, और कैसे इस प्रॉब्लम को हम डील कर सकते हैं?
तो बेसिकली जो है पार्किंसंस के पेशेंट्स ओल्ड एज में भी होते हैं जी। तो उनमें ऑब्वियसली काफी ओल्ड एज को हमने अदरवाइज भी देखा है कि गट इश्यूज होते हैं और काफी पार्किंसंस के पेशेंट्स में ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन भी होता है। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन लाइक उसमें आपकी आंतें जो हैं वो ढंग से काम नहीं करती। यू कैन हैव अ पोस्चरल हाइपोटेंशन, आप लेट के उठ के बैठे आपका बीपी डाउन हो गया तो इसके कारण भी गट का प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा, किसी किसी स्टडीज में इसको एक वार्निंग साइन भी कहा गया है। कहा गया है कि पार्किंसोनिज्म के शुरुआत से पहले एक दो चीजें हैं जो कि आपको डायरेक्ट कर सकती हैं, बता सकती हैं, दर्शा सकती हैं कि इनको पार्किंसोनिज्म होने वाला है। वन इज प्रोट्रैक्टेड लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन, बहुत लंबा समय का और काफी ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होना, और हाइपोऑस्मिया और एनोस्मिया, आपको सुगंध नहीं आती, सो दे कैन स्मेल चली जाती है। तो दीज कैन बी 4 signs of warning signs that a person is going to develop Parkinsonism later on. Okay. But obviously you can't, this is common, like constipation आजकल बहुत common problem है। हमारा जो eating habits हैं उनमें fast foods हैं, सब्जियां कम हैं, we have started changing ourselves to non-vegetarian foods, मांसाहारी खाना है जी। हमारे लिए इतना कंड्यूसिव नहीं है। सब्जियां कम हैं, आपका फाइबर कम है, तो उससे ऑब्वियसली काफी पेशेंट्स को, काफी लोगों को अपने आप ही एक कॉन्स्टिपेशन रहता है। कंजम्पशन ही हमारा ऐसा है कि जो डाइट है वो एक कॉन्स्टिपेशन की तरफ हमको, वी आर मोर लाइकली टू गेट कॉन्स्टिपेटेड। So it's very common. You can't label कि हाँ भाई ये इसको कॉन्स्टिपेशन है तो इसको पार्किंसोनिज्म हो जाएगा। बिल्कुल। सो डॉक्टर, जो पार्किंसंस के पेशेंट्स हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि उनके लिए कैसी डाइट सबसे आइडियल डाइट हो सकती है, कोई सूप्स हो गए या कुछ ऐसा खाना है जो उनको अपनी डाइट में शामिल करनी है, पर्टिकुलर कुछ ऐसी चीजें स्पेसिफिकली करनी है शामिल? ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, बट दे कैन ईट एवरीथिंग एंड अ बैलेंस्ड डाइट, एक संतुलित आहार बेस्ट है उनके लिए। Okay. They should watch their weight. They should not gain too much of weight because movement problematic है, उनको हिलना डुलना प्रॉब्लम है, ट्रेमर आ रहा है, स्टिफनेस है या रिजिडिटी है, जकड़न है, तो जितना अगर बल्की होंगे तो उतना और दिक्कत होगी। एंड क्योंकि इसका इम्पैक्ट उस पेशेंट पे ही नहीं बाकी फैमिली पे भी पड़ता है, सो इसलिए उनको हाँ एक बैलेंस नॉर्मल डाइट, दे ट्राई एंड बी लीन, दे शुड ट्राई एंड बी लीन, पतले रहें, फिट रहें, और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। ये आपको पार्किंसोनिज्म से डील करने में बहुत हेल्प करेगा। डॉक्टर, पार्किंसंस जानलेवा भी होता है? जानलेवा तो नहीं होता, ये ऐसी बीमारी नहीं है जानलेवा, बट इसके साथ जो कंडीशंस होती हैं वो आपको उसकी तरफ ले जा सकती हैं। ओके, सो ये तो डॉक्टर हमने पार्किंसंस को थोड़ा समझा कि एक्चुअली में होता क्या है, कॉजेस क्या है, मेजर क्या सिम्टम्स हैं, डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे, जो है ट्रीटमेंट पार्ट। तो क्या पार्किंसंस को पूरी तरह से ट्रीट किया जा सकता है? देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर करता हूं, पार्किंसंस क्योरेबल नहीं है, इसको हम जड़ से नहीं उखाड़ सकते। इसमें ब्रेन में डोपामीन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका सिंथेसिस या उसका बनना कम हो जाता है और धीरे धीरे प्रैक्टिकली बंद हो जाता है। उसकी वजह से ये होता है। तो उन न्यूरॉन्स को या उन सेल्स को जो कि डोपामीन बना रहे हैं और जो कि फिर रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा, उसको हम रीजेनरेट नहीं कर सकते। अच्छा, उनको हम फिर से नहीं उगा सकते या बना सकते अपने ब्रेन में। तो इसको हम जड़ से नहीं उखाड़ सकते। बट हाँ, कुछ ऐसी दवाइयां भी हैं और कुछ ऐसे सर्जिकल प्रोसीड्योर्स भी हैं जिनके कारण हम या जिनके द्वारा हम पार्किंसंस के पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। और नियर नॉर्मल या एज क्लोज टू नॉर्मल जिंदगी जीने में हम उनको हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि पार्किंसंस का पेशेंट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, सिर्फ वो ही सफर नहीं करता, फैमिली भी सफर करती है। सो ये एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है। और काफी प्रॉब्लम ये भी है कि पार्किंसंस जैसे अर्ली स्टेजेस में बहुत बारी मिस भी हो जाता है।
एंड जो पर्सन है वो सफर करता रहता है और मिस होने की वजह से एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर समय पे नहीं भी मिलता है, तो वो एगनी जो है, जो उसकी प्रॉब्लम है, वो प्रोलॉन्ग भी हो जाती है। सो डॉक्टर, ऐसा भी होता है ना कई बार कि क्योंकि पार्किंसंस की प्रॉब्लम आफ्टर 60 ज्यादा देखने को मिलती है, कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि ट्रीटमेंट की जरूरत क्या है, अभी तो एज की प्रॉब्लम है, ये तो कभी ठीक होने वाली नहीं है। तो आप भी कभी ऐसे केसेस से एनकाउंटर करते हो? बिल्कुल, एंड दिस इज वेरी कॉमन। इट्स गुड दैट यू आस्क दिस। ये अच्छी बात है कि आपने ये पूछा है। पहला सिम्टम जनरली क्या होता है? हाथ कपकपाना, ट्रेमर्स, यू नो। अच्छा, ट्रेमर्स एक हाथ में भी हो सकता है, दोनों हाथों में भी हो सकता है, ठीक है। एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दोनों ये सो हो सकता है। अच्छा, काफी ओल्ड एज पेशेंट्स में आप देखते हैं कि ताकत कम हो जाती है, मसल मास कम होता है, शक्ति कम हो जाती है। दिस कैन हैपन टू एनीवन। सो दिस इज ओवरलुक्ड। लोगों का ध्यान ही नहीं जाता एग्जैक्टली कि ये ट्रेमर है, जो कि बीमारी है। पार्किंसोनिज्म का ट्रेमर या हाथ हिलना का एक बड़ा अगर बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये एक पिल रोलिंग ट्रेमर होता है। अच्छा, इसमें ऐसा होता है जैसे आपको मन का पढ़ते हैं लोग, वैसा जो मूवमेंट होता है, या कोई पैसे काउंट कर रहा है वैसा जो मूवमेंट होता है। सो दैट काइंड ऑफ अ ट्रेमर इज पार्किंसंस ट्रेमर एंड इट इज अ रेस्टिंग ट्रेमर। ये रेस्ट पे जब हाथ होता है, जब ऐसे बैठा है आदमी, करता रहेगा, यूं रखा हुआ है हाथ, करता रहेगा, बट व्हेन ही डज सम मोशन इट डिसअपीयर्स। इट्स अ रेस्टिंग ट्रेमर एंड इट डिसअपीयर्स ड्यूरिंग स्लीप। ओके, सो जनरली जो होता है ट्रेमर इनिशियल साइन होता है, शुरुआत का साइन होता है। अगर हम देखें कि किसी आदमी के हाथ कपकपा रहे हैं और हम इसको अच्छी तरीके से गौर करें कि हाँ ये कैसा है, तो हम कुछ हद तक ये कह सकेंगे कि हाँ एक अर्ली हम उसको डिटेक्शन में हेल्प कर सकता है। ठीक है। दूसरी बात हो गई, जैसे मैंने आपको बताया, रिजिडिटी, उठ के खड़ा होना, उसमें दिक्कत है, चलना उसमें दिक्कत है, स्टूप्ड पोस्चर हो जाएगा। ये धीरे धीरे आती हैं सब चीजें एज जैसे डिजीज प्रोग्रेस करता है। जल्दी 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 चलेगा, छोटे छोटे स्टेप्स से चलेगा। अच्छा, मतलब छोटे स्टेप्स, नॉट जल्दी जल्दी, स्टेप का एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। ठीक है, इतना लंबा जो स्टेप लेता था वो आज इतना लंबा स्टेप ले रहा है। ठीक है, टर्न करेगा तो फॉल हो जाएगा। टर्न करने में जहां पर आप एक 2 स्टेप्स लेते हैं, पार्किंसोनिज्म का पेशेंट 4 स्टेप्स लेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। अगर जैसे कोई ओल्ड एज में है और उनको हम ये चीजें ऑब्जर्व करें, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इनको पार्किंसनिज्म हो सकता है। सो आम नागरिक को या जो भी ओल्ड एज पेशेंट्स के साथ लोगों के साथ रह रहे हैं, ये जो सिम्टम्स होते हैं जैसे हाथ कपकपाना, धीरे चलना, इनको इग्नोर ना करें। ओके, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि एकदम से डॉक्टर के पास लेकर आ जाइए, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में अगर जानकारी हो, अगर आपको लगता है कि ऐसी कुछ चीजें हैं, तो अगर आप डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं, तो हो सकता है हम उनको हेल्प आउट कर सकें। क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में जितना जल्दी आप पकड़ें, उतना ही आप जो कहते हैं कि दुविधा कम है, और आप ट्रीटमेंट जब आप हेल्प कर सकते हैं तो क्यों ना हेल्प करें। तो डॉक्टर, अभी जैसे आपने पूरा एक्सप्लेन किया कि जो पार्किंसंस के पेशेंट्स होते हैं उनको डे टू डे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और आपने ये भी बताया कि क्यूरेबल नहीं है बिल्कुल भी ये डिजीज। तो अब मैं थोड़ा आपसे ना ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगी कि क्या क्या एक्चुअल में ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या सर्जरी के लिए पेशेंट को पहले अप्रोच किया जाता है, या मेडिसिन से ही कहीं ना कहीं सिचुएशन को एक हद तक कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, तो जैसा मैंने आपको पहले भी आपको बताया है कि हम इसको जड़ से नहीं उखाड़ सकते जी। हम इसका प्रोग्रेशन भी धीमा नहीं कर सकते। जो हम कर सकते हैं इसमें वो होता है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है उसको कम करने की आप एक दवाई दे सकते हैं। ठीक है। ट्रीटमेंट इसमें दोनों होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है। आपको ये डिसाइड करना है कि इस इंडिविजुअल पेशेंट के लिए बेहतर क्या है। जनरली हमारे पास जो फ्रेश पेशेंट आते हैं पार्किंसोनिज्म के, पहला ऑप्शन मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। उनमें हम उनको दवाइयां देते हैं जिससे कि उनके हाथ का कांपना, ब्रैडिकाइनेसिया या स्लो चलना, धीरे चलना, रिजिडिटी या स्टिफनेस, ये कंट्रोल होती है। अच्छा,
शुरू में इनका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, ओके, यू नो, जिसको हम हनीमून पीरियड कहते हैं कि हाँ पेशेंट बोलेगा आपसे कि हाँ हम तो बिल्कुल बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी दवाई है एटसेट्रा, एकदम से हमारे सिम्टम्स जो हैं वो, प्रॉब्लम्स जो हैं वो ठीक होने लगी। बट वो एक टाइम पीरियड तक रहता है, वो एक प्लेटू पे पहुंचता है, शिखर पे पहुंचता है, उसके बाद वो डाउन होता है। क्यों? क्योंकि वो दवाई की रिस्पॉन्सिवनेस, दवाई का इफेक्ट होना कम हो जाता है। अच्छा, दवाइयां बहुत हैं कि पेशेंट का प्रॉब्लम, प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको देख सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, फिर दवाई कुछ पेशेंट कुछ समय तक, दिन के जैसे 2-4 घंटे ठीक रहेगा, उसके बाद 4-5 घंटे डाउन रहेगा। आपको फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ती है, अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो या तो ऑब्वियसली मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, मतलब इफेक्ट्स हैं तो साइड इफेक्ट्स भी हैं। ठीक है, तो आपको ये रैशनलाइज करना पड़ता है कि सर्जरी का रोल कब आता है। तो जनरली पेशेंट्स जो कि एक खास तरीके की दवाई को अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, जिनके अच्छे रिजल्ट आते हैं, वो सर्जिकल ऑप्शंस के लिए ज्यादा अच्छे होते हैं। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि ना बहुत जल्दी ना बहुत लेट, मतलब टाइम पे पहुंच जाओ, टाइम पे आप सर्जरी को भी कंसिडर करें। तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिसिन से हम इनका थोड़ा सा सिम्टम्स को कम कर सकते हैं और काफी हद तक शुरू में तो कंट्रोल करते हैं। बट क्योंकि जैसे एक प्रोग्रेसिव डिजीज है तो मेडिसिन का इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है, उससे थोड़ा पहले आप सर्जिकल ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। तो जो डॉक्टर सर्जरी होती है उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है, काफी दिनों तक रहता है उसका इफेक्ट? सर्जरी, इसमें जो सर्जरी है जिसको हम आमतौर पे कहते हैं उसको हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में सर्जरी के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है, जैसे हार्ट में कभी कभी हम पेस मेकर लगाते हैं, वैसे ही ब्रेन में भी एक पेस मेकर लगाया जाता है। और वो पेस मेकर, उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस देते हैं ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज में, और उससे हमारा जो प्रॉब्लम्स हैं, मोटर कंपोनेंट्स जो हैं, वो कंट्रोल होती हैं। हर एक पेशेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, सब में हाथ इतने नहीं थरथराते, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, किसी में कुछ प्रॉब्लम प्रीडोमिनेंट होगी, किसी में कुछ प्रॉब्लम प्रीडोमिनेंट नहीं होगी। उसके अकॉर्डिंग वो इंपल्सेस एडजस्ट करी जाती हैं। यहां पर एक सेल होता है, बैटरी होती है, और यहां पे ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स लगे, ये सब खाल के नीचे होता है। आजकल तो हमारे पास एडेप्टिव डीबीएस भी आ गया है, जिसमें हमको कोई एक्सटर्नल मॉड्यूलेटर की जरूरत नहीं है। वो अपने आप सेंस करता है कि पेशेंट को कितनी इंपल्सेस चाहिए और उसके अकॉर्डिंग वो इंपल्सेस देता है। सो इसमें जनरली देखिए साइड इफेक्ट किसी भी सर्जरी में हो सकता है, बट साइड इफेक्ट्स नहीं है, मिनिमल है। दूसरा, आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, ऑन ऑफ इफेक्ट नहीं है कि अभी काम कर रहा है अभी काम नहीं कर रहा है, आपके मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीड्योर है। कितना खर्चा आता है डॉक्टर? आमतौर पे लगा लीजिए ये एनीवेयर बिटवीन 18 to 25 लाख इन इंडिया फॉर वन सेशन। बट आजकल जो आए हैं, जो नई टेक्निक है, उससे जो बैटरी जो होती है रिचार्जेबल, वो आपका 15 से 25 साल भी चल सकती है। सो लाइक इफ यू सी, अगर एक 60 साल का इंसान है, उसको पार्किंसोनिज्म हुआ, तो आपने इनिशियली 5, 6, 7, 8, 10 साल तक मेडिसिन पे आपने कंट्रोल करा। सो इवन इफ समवेयर अराउंड 68 अगर आपको डीबीएस का ऑप्शन देते हैं और बैटरी अगर वो चलती है 15-20 साल, आई थिंक इट्स वर्थ इट। वाओ। सो दिस इज समथिंग, एंड सेकेंडली दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। अच्छा, कैसे? ये कंप्लीटली रिवर्सिबल है, आप बैटरी स्विच ऑफ कर दीजिए। वाओ। अगर इंपल्सेस इन जा रही है तो रिवर्सिबल, कोई परमानेंट डैमेज ब्रेन में इसमें नहीं होता। एक और चीज आई है, फोकस्ड अल्ट्रासाउंड है, विच इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर पेशेंट्स विद पार्किंसोनिज्म, बट अभी जो मैं मानता हूं डीबीएस इट रैंक्स हायर। वाओ, आई थिंक डॉक्टर हमने ट्रीटमेंट पार्ट को काफी अच्छे से कवर कर लिया है, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, और पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको कैसे ट्रीट किया जाता है।
तो आई थिंक सेशन को आप सम अप करते हैं और एट लास्ट कुछ मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाए। पार्किंसंस जैसी जो बीमारी है उससे भी कहीं ना कहीं उनको पता हो कि कैसे मैनेज करना है, कैसे डील करना है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास ऐसे पेशेंट्स हैं, ऐसा कोई भी इंसान है जिसको चलने में दिक्कत है, हाथ कपकपाते हैं, स्पेशली 60 की आयु के बाद, तो इन चीजों को ज्यादा देर तक इग्नोर मत करिए। जरूरी नहीं है कि उसको पार्किंसोनिज्म हो, उसको और भी बीमारियां हो सकती हैं। काफी बीमारियां पार्किंसोनिज्म जैसी लग भी सकती हैं। अगर किसी इंसान को ऐसी दिक्कत है तो आप हमारे पास लेकर आइए। मेडिसिन या सर्जरी, पहले मेडिसिन फिर सर्जरी से हम काफी हद तक उस पेशेंट को या उस इंसान को एक अच्छा, एक बेहतर नियर नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ उस पेशेंट पे ही नहीं, पूरी फैमिली पे पड़ता है, सोसाइटी पे पड़ता है। सो elderly people who are already in their 60s, they deserve special care, and I think they should get it also. बिल्कुल। So this is what I would like to say. थैंक यू सो मच डॉक्टर ध्रुव, आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को पार्किंसंस पे इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी, एंड आई एम श्योर जो भी टिप्स आज आपने उनके साथ शेयर किए हैं उनको कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेंगे। ट्रीटमेंट पार्ट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पेशेंट के लिए, क्योंकि सबसे पहला सवाल ही यही होता है कि ट्रीटमेंट क्या लेना है। वो भी पार्ट आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks to you too, and our pleasure, thank you. sir. It's all my pleasure. Yeah. आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।